जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, पिछले जो क्लास में आप लोगों को अवगत कराया था हमने, वो था शिक्षण प्रविधियाँ। शिक्षण की प्रविधियाँ मुख्यतः 14 प्रविधियों का जिक्र आप लोगों को नाम से अवगत कराया था। जो 14 प्रविधियाँ थी, उस प्रविधियों में कुछ प्रविधियों के नाम और उसका संक्षिप्त में आप लोगों को विवरण प्रस्तुत किया गया था। आज जिस प्रविधि की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उस प्रविधि का नाम है व्याख्यान प्रविधि। ठीक है, तो समझेंगे कि व्याख्यान प्रविधि क्या है, उसका अर्थ समझेंगे, परिभाषाओं को समझेंगे। ठीक, तो व्याख्यान प्रविधि की अगर बात करते हैं तो व्याख्यान प्रविधि प्यारे बच्चों बहुत ही प्राचीन प्रविधि मानी जाती है। और प्राचीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार अगर आप देखते हैं तो जो शिक्षा व्यवस्था थी वो गुरुकुल में दी जाती थी। और उस समय आप देखेंगे तो पुस्तक नहीं थे, पाठ्य पुस्तक नहीं थे, और जो भी शिक्षा दी जाती थी वो मौखिक रूप से दिया जाता था। कुछ उदाहरणों के माध्यम से कहीं ना कहीं तथ्यों को, नियमों को प्रस्तुत किया जाता था, और मौखिक रूप से ही शिक्षा देने के पश्चात बच्चे सीखते थे। और सिखाने के पश्चात गुरु क्या करते थे, बच्चों से शास्त्रार्थ करवा देते थे, और उसके आधार पर उनका मूल्यांकन कर लिया जाता था कि बच्चों ने कितना सीखा। ये पूरा का पूरा जो प्रणाली था वो व्याख्यान प्रणाली पर ही निर्भर था। तो आइए देखते हैं, समझते हैं ये क्या है। तो हमारे देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल में प्रदान की जाती थी। कब? प्राचीन समय में, वैदिक काल कह सकते हैं। तो गुरु द्वारा शिष्य को उपदेश दिया जाता था, तथा वे उस उपदेश को क्या करते थे, उदाहरणों के द्वारा अपनी बात स्पष्ट करते थे। ठीक है, तो जो उपदेश था उस उपदेश को प्रस्तुत करने में वो तमाम उदाहरणों का सहायता लेकर के उसको स्पष्ट किया जाता था। ठीक है, अब इस प्रकार अपनाई गई प्रविधि को व्याख्यान प्रविधि के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो प्रविधि अपनाई जाती थी उसको हम क्या कहते थे, व्याख्यान प्रविधि कहते थे। ठीक है, इसे आदर्शवादी विचारधारा की देन माना जाता है, क्योंकि आदर्शवादी विचारधारा वाले जितने लोग थे इन्होंने ही इसको दिया है, ऐसा माना जाता था। आज के युग में विद्यालयों में इस प्रविधि को अपनाकर प्रयोग करना शुरू कर दिया गया है, और बहुत हद तक आप देखेंगे तो तमाम जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में इसी प्रविधि का प्रयोग करके शिक्षकगण जो है बच्चों को सिखाने का काम करते हैं। अब शिक्षक अनेक, अच्छा एक चीज और यहीं पे समझ लीजिए, क्योंकि ये जो प्रविधि है वो अर्थशास्त्र विषयों के लिए, भूगोल जैसे विषयों के लिए, इतिहास जैसे विषयों के लिए और नागरिक शास्त्र जैसे विषयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी मानी जाती है। शिक्षक अनेक छात्रों को एक ही समय में ज्ञान, तथ्य, सिद्धांत या अन्य सूचनाएं प्रदान दे सकता है। व्याख्यान करते समय शिक्षक अनेक उदाहरण, वर्णन, विवरण, निर्देशन एवं प्रश्नोत्तर आदि युक्तियां प्रयोग करके विषय सामग्री को स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। आज इस प्रविधि में आगमन, निगमन, विश्लेषण प्रविधियों का भी प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मुख्यतः अगर देखा जाए तो अनेक शिक्षक वर्तमान समय में जो भी नियम बताना है, तथ्य बताना है, सूचनाएं बतानी है, वो इसी प्रविधि का सहायता लेकर के स्पष्ट करते हैं। ठीक है, अब उसमें देखेंगे व्याख्यान में तो जो बातें कही गई हैं कि व्याख्यान प्रविधि में बहुत सारे प्रविधियों का और प्रयोग किया जाता है, जैसे उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले आप लोगों को वर्णन प्रविधि, विवरण प्रविधि के बारे में बताएं। उस प्रविधियों का प्रयोग भी इसी प्रविधि के अंतर्गत किया जाता है, जो संक्षिप्त रूप में होता है, और व्याख्यान प्रविधि काफ़ी लंबे रूप में किया जाता है, इसलिए उन प्रविधियों का प्रयोग इसी के अंतर्गत कर लिया जाता है।
प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति भी आपको बताए थे, ठीक है। तो अब इसके साथ साथ देखेंगे तो और भी प्रविधियां हैं जो वर्तमान समय में प्रचलित हुई हैं। आगमन प्रविधि, ठीक है। तो आगमन में भी क्या होता है कि उदाहरण की सहायता से नियम और सिद्धांतों को स्पष्ट किया जाता है। पहले बच्चों को उदाहरण बताया जाता है, फिर उसी उदाहरण की सहायता से जो नियम तथ्य है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है, उसको हम लोग आगमन प्रविधि कहते हैं। निगमन प्रविधि की भी चर्चा व्याख्यान में किया जाता है। तो पहले नियम सिद्धांत बताए जाते हैं और उस नियम सिद्धांत के आधार पर उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसको हम लोग निगमन प्रविधि कहते हैं। विश्लेषण प्रविधि का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो विश्लेषण में मैंने आप लोगों को बताया था कि विश्लेषण प्रविधि में देखेंगे तो पहले छोटे छोटे खंडों को क्या किया जाता है, संपूर्ण रूप से अगर समझना है तो उसको क्या किया जाए, काफ़ी छोटे छोटे भागों में बच्चों को जब बांट करके सिखाया जाता है तो वो विश्लेषण प्रविधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो वर्तमान समय में कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रविधियों का प्रयोग इस व्याख्यान प्रविधि के अंतर्गत प्यारे बच्चों किया जाता है। जब इस तमाम प्रविधियों का प्रयोग करके शिक्षक बच्चों को सिखा रहा है व्याख्यान प्रविधि के अंतर्गत, तो ये माना जाता है कि इस व्याख्यान प्रविधि के माध्यम से बच्चों में 70 से 80% वो उस नियम और सिद्धांत के बारे में समझा लेता है और बच्चे को समझ में उतना आ जाता है। अगर आ गया तब तो व्याख्यान अच्छा है, नहीं समझ में आया तो इसका मतलब व्याख्यान बच्चों के स्तर का नहीं है। इस प्रविधि की ये खासियत है, जो जिस विषय के बारे में हम बता रहे हैं तो व्याख्यान के माध्यम से ही बहुत सारी बातें स्पष्ट बच्चों को हो जाती हैं। इस प्रविधि की ये खासियत है। कोई भी टॉपिक ले लें, जैसे हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में हमने बच्चों को जीडीपी बताया या पीपीपी बता रहे हैं, ठीक है। क्रय शक्ति सामर्थ्य जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, पावर्टी पावर, ठीक है। अगर यही हमको बताना है, पहले जीडीपी पे बात कर लेते हैं, तो हम बच्चों को समझा रहे हैं लेक्चर के माध्यम से, उसमें बोर्ड का भी प्रयोग कर रहे हैं मान लीजिए। तो हमने कहा कि देश की जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं हमारे देश में, जैसे टाटा वाला हो गया, जियो वाला हो गया, जो प्रोडक्शन करा रहा है किसी वस्तु का, ठीक है। अब उसके साथ साथ विदेश की भी बहुत सारी कंपनियां क्या हैं, भारत में लगी हुई हैं। तो जो हमारे देश में, चाहे भारत की कंपनी हो चाहे विदेश की कंपनी हो, भारत में जो प्रोडक्शन कर रहा है एक वर्ष में जो प्रोडक्शन कर रहा है वो प्रोडक्शन जीडीपी के थ्रू में आएगा, सकल घरेलू उत्पाद के रूप में उसको जाना जाएगा। ये क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। अब व्याख्या के माध्यम से हमने बता दिया, बच्चों को समझ में आ गया। तो ऐसे कुछ अर्थशास्त्र में कुछ कठिन शब्दावली हैं या चीज़ें हैं, उसको अगर हमें बताना है विस्तार पूर्वक, और भी उसमें जीएनपी है, एनएनपी है, ठीक है, पीपीपी है, तो उसको अगर हमें बताना है तो इसी व्याख्यान के माध्यम से ही हम बच्चों को बता सकते हैं। कि मान लीजिए बेटा, हमने कहा कि भारत में जो है एक सामान्य जो व्यक्ति है उसकी पीपी पावर जो है बहुत मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर हम 100 रुपये में बहुत सारे वस्तुओं को क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर कोई बहुत कोई मान लीजिए ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा पैसा कमाता हो, तो अपने स्टैंडर्ड के अनुसार या देखेंगे तो उन वस्तुओं का उपभोग कम कर पाएगा। मैं 100 रुपये में बहुत सारे वस्तुओं को खरीद पाऊंगा, तो मेरी परचेसिंग जो पावर है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए अंबानी ही है, 100 रुपया में एक चाय ना पी पाएँ, उनकी वाइफ तो कम से कम देखेंगे लाखों में एक चाय वो पीती हैं, उतने में तो हम कई ठो चाय पी लें या कई सालों तक चाय पिए। तो हमारी पीपी जो है वो ज़्यादा है, क्रय शक्ति क्षमता ज़्यादा है।
हम ज़्यादा वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं, लेकिन वो उतने पैसे में कम वस्तुओं का क्रय कर रही हैं। ये बहुत सारे कह सकते हैं संदर्भ में अगर हमें बच्चों को बताना है तो किसका सहायता लेंगे? हम इसी व्याख्यान प्रविधि की सहायता लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक बात, जिसमें हम ये भी प्रविधियों का प्रयोग करके बच्चों को सिखा रहे हैं। बोर्ड खाली नहीं है, नहीं तो मैं इसी पे चित्र के माध्यम से आपको बता देता कैसे है कैसे नहीं है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि व्याख्यान प्रविधि की परिभाषा क्या है। ये तो आपने समझा अर्थ क्या है। ठीक है, अब उसके पश्चात हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो थॉमस एम रिक्स महोदय हैं जिन्होंने व्याख्यान प्रविधि को परिभाषित करने का काम किया है। क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। तो व्याख्यान उन तथ्यों या सिद्धांतों तथा अल्प संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि उनके सुनने वाला उसे समझे। ठीक है, तो अब जो मुख्यतः बातें इस परिभाषाएं से निकल करके आ रही हैं उसको समझ लेते हैं। व्याख्यान उन तथ्यों और सिद्धांतों को ना अल्प संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि सुने और समझे। तो ये चाहता है शिक्षक कि हम व्याख्यान विधि के माध्यम से जो नियम है, जो सिद्धांत है, उसको हम स्पष्ट करें। अब कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझा ले, बता ले और बच्चे उसको अच्छे तरीके से समझ जाएं। इसीलिए मैंने पहले कहा कि शिक्षक चाहता है कि जब वो लेक्चर दे रहा है ना तो उससे 70-80% तक आप उसकी बातें समझ पाएं। ये परिभाषा कह रहा है। जेम्स एम ली हैं, वो क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं व्याख्यान एक शिक्षण शास्त्रीय पद्धति है। क्या है? शिक्षण शास्त्रीय पद्धति है जिसमें शिक्षक औपचारिक व नियोजित रूप से किसी प्रकरण पर भाषण देता है। कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे शिक्षक क्या करता है? पहले से प्लानिंग बना लेता है। नियोजित का मतलब होता है प्लानिंग करना। तो नियोजित कर लिया, नियोजित करने के पश्चात आ करके कक्ष में औपचारिक का मतलब क्रमबद्ध रूप से, ठीक है, सब कुछ निश्चित हो, मतलब छात्र निश्चित हो, समय निश्चित हो, विद्यालय निश्चित हो, विषय वस्तु निश्चित हो, और आ करके क्या करे? वो प्लानिंग के अनुसार कक्ष में जब शास्त्रीय पद्धति से मतलब बोल करके जब बच्चों को उस तथ्य और नियम के बारे में बताए तो वही क्या कहलाएगा? व्याख्यान प्रविधि कहलाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये जेम्स एम ली के अनुसार कहीं ना कहीं है। वो अपना प्रभाव उस प्रकरण पर डालना चाहता है, उस टॉपिक को क्लियर करना चाहता है जिससे कि बच्चे अच्छे तरीके से समझ जाएं। ये परिभाषाएं बताती हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जहां भी कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले तो। अब प्यारे बच्चों व्याख्यान प्रविधि के कुछ गुण देख लेते हैं, मेरिट्स ऑफ लेक्चर टेक्निक। तो पहले जो अगर इसका गुण देखा जाए तो ये जो प्रविधि है ना, आप देखेंगे तो वैज्ञानिक सामग्री एवं उपकरणों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये अपने व्याख्या के माध्यम से ही वो दृष्टिकोण पैदा करा देता है। ये टीचर पर डिपेंड रहता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी प्रविधि मानी जाती है। इस प्रविधि में कम समय में अधिक जानकारी छात्रों को दी जा सकती है जिससे कि समय की बचत होती है। ठीक है, कम समय में बहुत सारी जानकारी बच्चों को दिया जाता है और इससे समय भी बचता है। बहुत सारा अगर देखा जाए पाठ्य वस्तु है जिसको देख करके बच्चे पहले ही भयभीत हो जाते हैं, इतना पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद होगा। तो टीचर क्या करता है, उसको भयभीत न करा करके कम समय में ही बहुत सारी जानकारी देने के लिए भी ये प्रविधि बहुत उपयोगी होती है ना। अध्यापक के लिए ये प्रविधि अधिक सरल एवं उपयोगी है, अतः उसे प्रयोग आदि नहीं करना पड़ता है। ये बहुत सरल होता है प्रविधि, क्योंकि ये व्याख्या के द्वारा ही या मौखिक रूप से बोल करके ही बच्चों को बता दिया जाता है। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाए जाते हैं। ठीक है, प्रयोग नहीं कराया जाता है, तो इसलिए ज़्यादा आसान होता है। तथ्यात्मक ज्ञान एवं ऐतिहासिक विवेचना हेतु यह सर्वोत्तम प्रविधि होती है। तथ्यों की जानकारी देना है,
ऐतिहासिक जानकारी अगर देना है किसी घटना का, तो उसके लिए ये प्रविधि सर्वोत्तम मानी जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इन सब विषयों के लिए ये प्रविधि बहुत उपयोगी है ना। इस प्रविधि में पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण तर्क संगत एवं युक्ति संगत ढंग से किया जा सकता है इस प्रविधि में, ठीक है। तो तर्क संगत एवं युक्ति संगत प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। उच्च कक्षाओं में व्याख्यान प्रविधि द्वारा छात्राध्यापक अपनी योग्यता की छाप छोड़ता है। आप देखे होंगे तो बहुत सारे जैसे उच्च कक्षाएं हैं, जैसे डिग्री कॉलेजों में आप देखेंगे, विश्वविद्यालयों में आप देखेंगे, तो प्रोफेसर क्या करते हैं, अपने लेक्चर के माध्यम से ही बच्चों को सारी बातें स्पष्ट कराते हैं। उनका लेक्चर ही इतना प्रभावी होता है कि बच्चे उसको ध्यानपूर्वक ध्यान केंद्रित होकर के सुनते हैं और सुन करके ही वो विषय वस्तु की पूरी जानकारी रख लेते हैं। इतना कहीं ना कहीं प्रभावशाली होता है। आप देखे होंगे हम लोगों के भी जो प्रोफेसर रहे हैं, BHU के रहे हों या यूपी कॉलेज के हों या TD कॉलेज के हों ना, या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर हैं, वो प्रोफेसर अपने ज्ञान का पूरा प्रस्तुतिकरण इसी व्याख्या विधि से करते हैं। आप ध्यानपूर्वक से सुनते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज्ञान कहीं ना कहीं यहीं से कम समय में मिल जाता है, ठीक। अब जब इस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है तो पाठ्यवस्तु की बहुत सारी चीज़ों की पुनरावृत्ति संभव हो जाती है। एक पाठ दूसरे पाठ से सहसंबंधित होता है ना, एक विषय दूसरे विषय से सहसंबंधित होता है, तो बहुत सारे तथ्यों की जानकारी हम जब आगे पढ़ते चले जाते हैं तो पिछला जो पढ़ा हुआ रहता है उसकी भी पुनरावृत्ति आती रहती है, तो दोहरा दिया जाता है, ठीक। इसलिए ये बहुत उपयोगी होता है। बात समझ में। और अध्यापक जो है इस प्रविधि का प्रयोग करके उच्च कक्षाओं में अपनी छाप छोड़ता है, इसलिए भी ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये प्रविधि का प्रयोग एक कुशल शिक्षक आसानी से कर लेता है, ठीक है। बात समझ में आ गया, आगे बढ़े। उसके बाद है इस प्रविधि के कुछ दोष। ऐसे बहुत सारी इसकी विशेषताएं और भी हैं, या कह सकते हैं गुण और भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पे चर्चा करने लगेंगे तो समय काफ़ी व्यतीत होगा। दोष पे बात कर लेते हैं। तो पहला दोष ये होता है कि इसमें प्रयोगात्मक कार्यों की अवहेलना की जाती है। हमने कहा ना एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है, यहाँ पे लिखा है हमने ना प्रयोग आदि नहीं करना पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाना है तो कहीं ना कहीं प्रयोगात्मक दोष हो जाता है, ठीक है। बच्चों को जब प्रयोग कर लेते हैं तो उनका ज्ञान और ज़्यादा स्थायी हो जाता है। तो इस प्रविधि को थोड़ा बहुत, इस प्रविधि में इसका कोई स्थान नहीं दिया गया है। जैसे कि वर्णन को दिया गया था, प्रश्नोत्तर प्रविधि को स्थान दिया गया था, विवरण को दिया गया था, उदाहरण प्रविधि को, तो एक्सपेरिमेंटल को प्रविधि की अवहेलना की जाती है। यहाँ पर ये दोष है। करके सीखने जैसे उपयोगी प्रविधियों को पूर्ण रूपेण अवहेलना किया जाता है। बच्चों को करा करके सिखाया नहीं जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि भौतिक विज्ञान अगर पढ़ाया जा रहा है मान लीजिए, तो उसमें बच्चों को जैसे पानी का हमने बॉटल लिया, ठीक, पानी का बॉटल ले करके और हम किसी छलनी में डाल करके इस तरीके से ऐसे रख करके और छलनी के नीचे से हम पकड़ ले पानी को, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही पानी का बॉटल है, ये बॉटल है, ठीक है। अब हमने बॉटल को या इस तरीके से रखा, इस तरीके से, और इसमें नीचे छलनी लगी हुई है, और धीरे 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 हमने क्या किया, इसको हाथ को खींच लिया। अब देखेंगे, अब प्रयोग करके वही बच्चों को दिखा रहे हैं या करके बच्चा सीख रहा है कि अब नीचे पानी जो है वो गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिर रहा है? उसमें एक फिजिक्स का नियम लग रहा है, और वो प्रयोग करके बच्चों को हम दिखा रहे हैं जिसमें वो करके सीख रहा है। बात समझ में आई? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को करा करके अगर सिखाएंगे तो ज़्यादा सीख पाते हैं, लेकिन इस प्रविधि की अवहेलना की गई है। ठीक इसी तरीके से और भी विषयों में कहीं ना कहीं व्याख्यान प्रविधि में प्रयोग करके नहीं दिखाया जाता है या करके सीखने पर बल नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये भी दोष हो जाता है। इस प्रविधि में देखेंगे तो शिक्षक तो सक्रिय होता है लेकिन छात्र निष्क्रिय होता है, ये बहुत बड़ा दोष होता है। छात्र सिर्फ श्रोता के रूप में सुनता है, टीचर जो भी बोल रहा है
उसको वो छात्र क्या करेगा, सिर्फ सुनेगा। ठीक है, जैसे 3 इडियट में आप देखे होंगे कि एक होता ना रट्टू तोता की तरह था। अब वो बोले जा रहा है ना, और उस तरीके से बस खाली वो सुन रहा है। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। जब शिक्षक बोले कुछ या सिखा रहा है तो उसमें बच्चों को भी सहभागिता लेनी चाहिए। अगर सहभागिता लेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा बच्चा सीखेगा। जैसे हम कहते हैं, एक मूवी देखे होंगे आप लोग भी, हिचकी मूवी। हिचकी मूवी में जो मैम रहती हैं, जैसे रानी मुखर्जी ने रोल किया था, तो उसमें बच्चों की सहभागिता लेकर के गेम के माध्यम से या करा करके सिखाया जा रहा था। वॉलीबॉल खिला करके ना, गीत संगीत के माध्यम से, या बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिसकी सहायता से बच्चे को करा करके सिखाया जा रहा है। वहाँ पर बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। तो यहाँ पर छात्र क्या है, निष्क्रिय श्रोता बन करके सिर्फ रह जा रहा है। तर्क एवं निरीक्षण सर्वथा अभाव रहता है, इसका अभाव देखा जाता है। अब टीचर भी लेक्चर दे रहा है तो बच्चा उसमें क्या तर्क वितर्क करेगा, या समय नहीं रहता, वो तो बोल के चला जाए। जैसे मैं बहुत बातें बता रहा हूँ आपको, आप सिर्फ सुन ही रहे होंगे, कौन सा तर्क वितर्क लगाएंगे। तो इसलिए इसमें तर्क का अभाव पाया जाता है, निरीक्षण का भी अभाव पाया जाता है। यह प्रविधि केवल स्मृति केंद्रित होता है। बच्चों को बस सुन रहे हैं, धारण कर रहा है मेमोरी में, तो स्मृति केंद्रित हो गया। ठीक है, छात्रों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता है। पक्ष विपक्ष या गुण दोषों को बहुत ज़्यादा वो नहीं जान पाते हैं, तो इसलिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, इस प्रविधि में आप देखेंगे तो बच्चों का मानसिक शक्तियों का भी विकास बहुत कम हो पाता है। भाई श्रोता के रूप में सिर्फ सुन ही रहा है तो कौन सा मानसिक शक्ति का विकास होगा, तर्क वितर्क तो कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए नहीं हो पाता है। बात समझ में आया? ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, अगर बात किया जाएगा तो व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग कब किया जाए, ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जान लीजिए कब किया जाए। तो पहली चीज है अस्पष्टीकरण हेतु, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको संक्षिप्तीकरण। स्पष्टीकरण जिसमें होगा ही, तो संक्षिप्ति हेतु इसका प्रयोग किया जाए। देखिए, हमने कहा कि पाठ्य वस्तु इतिहास, भूगोल, नागरिकता, अर्थशास्त्र का देखे होंगे ना, तो बहुत बड़ा लंबा लंबा टॉपिक होते हैं, बड़े लंबे लंबे सिलेबस भी हैं इसके, जिसको और एक्सपेरिमेंट करके सिखाना बताना बड़ा मुश्किल सा काम है। ठीक है, तो ऐसे विषयों को पढ़ाने के लिए जो कि बहुत लंबे हैं, बड़े हैं प्रकरण, तो उसको पढ़ाने के लिए व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या से उसको क्या किया जाता है, प्रकरण को छोटा कर लिया जाता है, संक्षिप्त बना दिया जाता है, क्योंकि मौखिक रूप से सिर्फ बोली जा रही है। व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग करके सिर्फ बोल करके बच्चों को सिखा दिया जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या किया कर दे रहा है, जब आपको संक्षिप्त करना हो तब व्याख्यान प्रविधि में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रेरणा प्रदान करना हो। दूसरा प्रयोग कब करना है, तो इसके लिए बता रहे हैं, प्रेरणा प्रदान करना। ठीक है, तो जब एक मिनट रुक जाइए। ठीक, अब आप लोगों को बता रहे थे प्यारे बच्चों, प्रेरणा प्रदान करना। देखिए, कोई भी पाठ या प्रकरण कह सकते हैं, प्रकरण जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो नया जब प्रकरण पढ़ा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा पहले ही हम क्या करें, या पढ़ाने से पूर्व ही क्या किया जाए, बच्चों को थोड़ा सा उसके बारे में अवगत करा दिया जाए। और जब अवगत कराते हैं तो उसको बच्चों को प्रेरित किया जाता है ताकि वो पाठ अच्छा उनको लगे। तो ये व्याख्यान प्रविधि के द्वारा ही नए प्रकरण को पढ़ाने से पहले बच्चों को क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से उस भी टॉपिक को समझ पाए जो नवीन पाठ उसको पढ़ाया जाने वाला है। ठीक है,
उसके पश्चात है तीसरा पॉइंट, समय का बचत करने के लिए इस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हमने कहा था पहले ही कुछ व्याख्या में बताया था कि आप लोगों को कि ऐसे भी कुछ विषय होते हैं जिसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, ऐसे विषयों को आप देखेंगे तो काफ़ी व्यापक देखने को लगते हैं या विस्तृत रूप में होते हैं। इन पाठों को पढ़ाते समय अगर हम व्याख्यान प्रविधि का अगर प्रयोग करते हैं तो कम समय में बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया जा सकता है, बहुत सारे चैप्टर को क्लियर किया जाता है इसी प्रविधि। तो इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर समय बचता है। अन्यथा आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन को देख करके, इतिहास के पोर्शन को देख करके घबरा जाते हैं कि अरे इतना पढ़ना है, इसमें दुनिया भर का अनुच्छेद है, दुनिया भर का सन याद करना है, दुनिया भर का झील, पहाड़, नदी, भारत के संदर्भ में, फिर उसके बाद जापान का, अमेरिका का, चीन का, सब पढ़ना है। कितना पढ़ेंगे सब देख के? तो उनको फिर ये व्याख्या के माध्यम से संक्षिप्त किया जाता है तो समय कम लगता है। ठीक है, कम समय में बहुत सारी जानकारी उनको प्रदान की जा सकती है। उसके पश्चात है स्पष्ट करने के लिए। देखिए, यहाँ पर व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग करते समय आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे शब्दावली हैं या बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जो कुछ कठिन होते हैं। जैसे अर्थशास्त्र में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कठिन हो जाते हैं, सांख्यिकी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कठिन हो जाते हैं। तो उसको स्पष्ट करना, विस्तार पूर्वक उसको स्पष्ट अगर करना, या संपूर्ण रूप से कह सकते हैं कि अगर उसे स्पष्ट करना है और उसको सरल बनाना है कि व्याख्या के माध्यम से ही बच्चे बहुत कुछ उसको जान पाएँ, समझ पाएँ, इसलिए भी कहीं न कहीं व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। उन तथ्यों के बारे में बच्चों को अवगत कराया जाता है। ठीक है, अतिरिक्त विषय वस्तु को स्पष्ट करने हेतु भी व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कभी कभी देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो बच्चों के किताबों में दिया हुआ है, मान लीजिए कि कोई प्रयोग कराते समय वो गलत हो गया या फिर टॉपिक वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को नहीं समझ में आया है, तो हम इस व्याख्यान के माध्यम से, या बहुत ऐसी बातें होती हैं जो आपके विषय वस्तु में नहीं है फिर भी उनके लिए जानना बहुत उपयोगी होता है, तो उस टॉपिक को भी हम क्या कर सकते हैं, अतिरिक्त रूप से इसी व्याख्यान प्रविधि के अंतर्गत ही स्पष्ट कर देते हैं। क्योंकि शिक्षा है वो औपचारिक भी होनी चाहिए, अनौपचारिक भी होनी चाहिए। जरूर नहीं है कि जो विषय वस्तु में दिया है सिर्फ वही हम उनको प्रदान करें। बहुत कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रश्न पूछ करके कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो उसको इसी व्याख्यान प्रविधि के माध्यम से ही बताया और समझाया जाता है। तो अतिरिक्त विषय वस्तु को भी स्पष्ट करने में ये प्रविधि काफ़ी हद तक अच्छी मानी जाती है। ठीक है, बात समझ में आया? इस पॉइंट को भी नोट कर लें आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रविधि की ओर। ठीक, एक चीज और देख लीजिए प्यारे बच्चों, व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग करते समय आप बहुत चीज़ों को ध्यान में भी रखना चाहिए। तो उसके लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं ताकि उन बातों को ध्यान में रख करके अगर प्रस्तुत किया जाएगा तो वो व्याख्यान प्रविधि और ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है या बनाया जा सकता है। क्या है वो बातें? शिक्षक अपनी व्याख्यान प्रविधि को थोड़ा प्रजातांत्रिक बनाए। प्रजातांत्रिक का मतलब यह है कि जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है उसको ध्यान में रखा जाए। ठीक है, बच्चों को ध्यान में रखा जाए और उनकी भी बातें सुनी जाए। ठीक है, सिर्फ एक लोगों का या फिर सिर्फ हमारे तक ही स्तर तक ही सीमित रहेगा तब बच्चों को सीखने में मज़ा नहीं आएगा। बच्चे भी उसमें कुछ पूछें, ठीक है, बच्चे भी अंतःक्रिया लें, बच्चे भी करके सीखें, ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को ध्यान में रख करके हम कहीं ना कहीं लेक्चर दें, तभी वो प्रजातांत्रिक बनाएंगे, तभी अच्छा माना जाएगा। छात्रों की आयु और मानसिक स्तर का ध्यान में रखना चाहिए।
जो आप लेक्चर देख, अब छोटे बच्चों का लेक्चर देंगे तो छोटे बच्चों के लिए व्याख्यान कभी भी प्रभावशाली नहीं हो पाता है। जब उच्च कक्षाओं में अगर आप दे रहे हैं तो उस कक्षा का भी ध्यान में रख करके व्याख्यान दिया जाए। अब कक्षा 10 में हम व्याख्या प्रविधि का प्रयोग कर रहे हैं और हम बीए स्तर का या बीएससी स्तर का अगर हम उनको व्याख्या देंगे तब भी समझ में नहीं आएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि कम है, आयु कम है, ठीक है, कक्षा का स्तर कम है। अगर हाई लेवल का आप लेक्चर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आयु और मानसिक स्तर को ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य करना चाहिए और व्याख्या देना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख करके शिक्षण होना चाहिए। देखिए, हर क्लास में आप देखे होंगे तो विविधताएं होती हैं। लेक्चर जो प्रतिभाशाली हो एक बार में सीख जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो धीरे धीरे सीख रहे हैं, उनके सीखने की गति कम है। उन विविधताओं का भी ध्यान में रख करके व्याख्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा तब भी नहीं समझ में आएगा और बहुत ज़्यादा लो होगा ना तो वो प्रतिभाशाली वाला बच्चा अनुशासनहीनता करने लगेगा। वो कहेगा सर जी समझ में आ गया, आगे बढ़िए, तब भी प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कक्षा में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनका ध्यान में रख करके व्याख्यान प्रविधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों का बीच बीच में सहयोग लेते रहें। जो व्याख्यान दे रहे हैं आप उसमें बच्चों की सहमति व्यक्त कराएं। बोर्ड पे भी ला करके कुछ चीज़ें लिखवा सकते हैं कि जो हमने बताया वो समझ में आया तो चलो लिखो, या बीच में बोध प्रश्न पूछ दें, या बीच बीच में कुछ, क्योंकि अगर कंटिन्यू लेक्चर होगा तो बच्चे ऊबने लगते हैं। बीच बीच में कुछ चुटकुले, कुछ कहानियाँ, छोटे छोटे जो कहानियाँ हैं, कुछ उदाहरण ऐसे प्रस्तुत अगर करेंगे तो बच्चों का ध्यान आकर्षित बना रहेगा। तो बीच बीच में क्या करना चाहिए, सहयोग लेते रहना चाहिए, ठीक है। कुछ प्रदर्शन करवा दीजिए बीच में बच्चों से, तो ये सहयोग हो जाएगा। छात्रों को अपनी जिज्ञासा के अनुसार प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी जाए। जब आप लेक्चर दे रहे हो और लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो बच्चों की जो जिज्ञासाएं हैं उसको पूछने का भी स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए। उनको ये नहीं बड़ा प्रश्न नहीं पूछना, ऐसे नहीं बोल के बैठाना चाहिए। जो उनके मन में प्रश्न है उस प्रश्न का समाधान तुरंत करवा भी देना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर देंगे अगर ऐसा तो कहीं ना कहीं जो व्याख्यान प्रविधि है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एक रूपता को भंग करने हेतु व्याख्यान के बीच बीच में उदाहरण, कहानी आदि का प्रयोग करें। देखिए कभी कभी क्या लेक्चर कंटिन्यू चल रहा है एक रूप से, जो पहले के समय में पारंपरिक रूप से चलती थी शास्त्रार्थ के माध्यम से ना, अगर ऐसी शिक्षा आज वर्तमान समय में दिया जाएगा तो बोझिल होंगे, बोर होंगे, रुचि नहीं होगा। उसके लिए बीच बीच में आप कुछ ऐसे चुटकुले छोड़ें, जो भी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कुछ चुटकुले हो जाए। अब ये नहीं कि चुटकुले ही छोड़ा जाए, जहाँ उनका फिर ध्यान थोड़ा सा हंस ले, मनोरंजन हो जाए, फिर ध्यान वो आ जाए कि चलिए जहाँ हम बता रहे थे वहाँ पर आते हैं, या उसी बातों को, उसी तथ्य को समझाने के लिए आप उदाहरण का सहायता ले सकते हैं, जो उनके व्यवहारिक जीवन से भी हो सकता है, वो अच्छे से समझेंगे। कहानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आजकल आप देखे होंगे कि बच्चों को कहानियाँ सुनना बड़ा अच्छा लगता है, और कहानी माध्यम जो है वो हर एक स्तर पे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है, चाहे वो उच्च एजुकेशन में हो चाहे निम्न एजुकेशन में हो। कहानी जो विधि है या प्रविधि है वो बहुत उपयोगी मानी जाती है। आप देखे होंगे कि जैसे एक सर हैं IAS को पढ़ाते हैं, विकास देवी कीर्ति सर, वो पूरे का पूरा वो कहानी के माध्यम से ही बताते हैं, बहुत सरल तरीके से बताते हैं और बच्चे ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं। तो अगर कहानी प्रविधि भी उसमें सम्मिलित कर रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं व्याख्यान प्रविधि काफ़ी रुचिकर हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें कुछ कविताएं भी हो सकती हैं, चुटकुले हो सकते हैं मनोरंजनदायक, अच्छा कुछ दृश्य सामग्री भी हो सकते हैं, कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी हो सकते हैं, जिसकी सहायता आप व्याख्यान प्रविधि में ले सकते हैं। ले करके कहीं ना कहीं उसको
एक रूपता ना आ पाए आपके व्याख्यान में, इसलिए इन चीज़ों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों आप लोग। अच्छा, बहुत लंबा नई क्लास लेंगे, आप लोगों को बोर नहीं करेंगे, तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।